हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर उपभोक्ता संतुलन का पार्ट नंबर 3। ऑलरेडी इसके ऊपर 2 पार्ट में आपके लिए अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखा वो भी देख लेना, क्योंकि पूरा चैप्टर तो ऑलमोस्ट उसमें कवर ही हो गया। एक वस्तु की स्थिति में, 2 वस्तु की स्थिति में और दूसरे पार्ट में बजट रेखा। आज जो हम पढ़ने वाले हैं तटस्थता वक्र क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है और तटस्थता वक्र से कैसे उपभोक्ता संतुलन हम ज्ञात कर सकते हैं, तो ये टॉपिक्स आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद मैं एक 1 शॉट वीडियो भी इस चैप्टर का लेकर आने वाला हूं, जो आपको जल्दी ही मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए आज स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अब आ जाते हैं हम अंधिमान वक्र के ऊपर। अंधिमान वक्र क्या होता है? देखो, अंधिमान वक्र एक ऐसा वक्र होता है जिसमें 2 वस्तुओं के उन सभी समूहों को दर्शाया गया है जिनमें उपभोक्ता को एक समान संतुष्टि मिलती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैंने बोला कि यार बड़ी तेज भूख लग रही है, ठीक है, मेरे लिए एक सेब और एक आम लिया, ठीक है, और अगर ये नहीं मिलता तो मेरे लिए एक सेब और एक केला लेके आ जाओ, ठीक है, दोनों में काम चल जाएगा। तो मतलब यह है कि मेरे लिए ये दोनों ही चीजें बिल्कुल एक जैसा मैटर करती है। या फिर मैं आपको ऐसा समझाता हूं। मैंने बोला भाई मेरे लिए एक बर्गर और एक पिज्जा लिया, ठीक है, या फिर मेरे लिए एक बर्गर और एक प्लेट छोले भटूरे लिया, दोनों में से कोई भी चलेगा मेरे को। तो इसी को हम लोग कह देते हैं कि भाई दोनों ही बिंदु पर हमें एक जैसी संतुष्टि मिल रही है। तो ये जो तटस्थता वक्र है ना, ये हमें ऐसे समूह बताता है, ऐसे समूह दर्शाता है जिन्हें उपभोक्ता को एक समान संतुष्टि प्राप्त होती है। चलिए ये थोड़ा लैंग्वेज में समझते हैं। अंधिमान वक्र क्या है? उन सभी बिंदुओं का समूह है जो 2 वस्तुओं के ऐसे संयोजनों को जो उपभोक्ता को एक समान संतुष्टि देते हैं। आइए जरा यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। यह कॉम्बिनेशन ABCD, x वस्तु की 1 इकाई है लेकिन y की यहां पर 10 इकाई है। क्लियर हो गया? जैसे हमने बोला कि एक x की 1 बढ़ाओ तो y की तो कुछ कम करनी पड़ेगी ना। अब बताइए, अगर आप 2 वस्तुओं है आपके पास, तो अगर एक वस्तु आप ज्यादा चाहते हो तो दूसरी तो कुछ कम हो जाएगी ना, क्योंकि आय तो हमारी सीमित होती है। हमने अभी बजट लाइन में यही तो पढ़ा। अब मैं चाहता हूं x की 1 और बढ़ जाए तो y की थोड़ी और कम हो जाएगी, x की 1 और बढ़ जाए तो y की थोड़ी कम हो जाएगी। तो एक होता है हमारा MRS हमारे को बताता है कि एक वस्तु जब आप बढ़ाओगे तो दूसरी वस्तु कम हो जाएगी, और जिस रेट से कम होगी उसी को हम MRS कहते हैं। देखो पहले में डैश लगाना, इससे ऊपर का नंबर आपको नहीं पता। अब MRS का जो फॉर्मूला है वो होता है त्यागी गई इकाई। अब त्याग किसका कर रहे हो? y का, और प्राप्त किससे कर रहे हो? x को। तो देखो x का आपने 1 प्राप्त करा, लेकिन y कितनी 10 से 7 हो गई तो 3 त्याग कर दिया। फिर आपने x को 1 प्राप्त करा, लेकिन y कितना त्याग हो गया जी? 2 त्याग हो गया। फिर आपने x प्राप्त करा, y कितना त्याग हो गया जी? y भी 1 त्याग हो गया। तो याद रखना, ये जो MRS होता है ये हमेशा घटता हुआ होता है, घटता हुआ। बात समझ में आई कि नहीं? MRS हमेशा जो होता है ये घटता हुआ होता है, और MRS के इस घटने की वजह से ही जो हमारा तटस्थता वक्र है उसकी शेप ऐसे बन जाती है। तो ये तटस्थता वक्र जो बना हुआ है ये तो डाटा से बना है। अगर एग्जाम में आप चाहो तो रफ हैंड तटस्थता वक्र भी बना सकते हो। ये x वस्तु है, ये y वस्तु है, ये 0, ये x, y और ये x, ये बन गया जी हमारा तटस्थता वक्र। तटस्थता वक्र में जितने बिंदु होते हैं सब हमारे को एक समान संतुष्टि प्राप्त करवाते हैं। क्लियर? तटस्थता वक्र कभी भी ना तो y एक्स को टच करेगा ना ही कभी x एक्स को टच करेगा। याद रखना, क्योंकि तटस्थता वक्र का कंसेप्ट ही इसी के ऊपर है कि उपभोक्ता 2 वस्तुएं इस्तेमाल कर रहा है। अगर वो y को टच कर जाएगा तो इसका मतलब y वस्तु 0 हो गई, जो कि कभी पॉसिबल नहीं है। अगर वो x को टच कर गया तो इसका मतलब कि उपभोक्ता x वस्तु की 0 वस्तुएं इस्तेमाल कर रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। ये x और y को कभी टच नहीं कर सकता है। बहुत ही गौर से ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अब यहां पर ये चित्र और इसके हिसाब से ये कई सारी चीजें इन्होंने यहां पर बताई है। यहां पर इन्होंने MRS भी बताया है, प्रतिस्थापन का दर क्या, एक वस्तु को प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तुओं को त्यागना पड़ता है। अब आते हैं अंधिमान वक्र मानचित्र। देखो तटस्थता वक्र मानचित्र क्या है? जैसे मैंने यहां पर एक तटस्थता वक्र बनाया, इसी के साथ अगर मैं कई सारे तटस्थता वक्र बना दूं तो ये हो गया तटस्थता मानचित्र। लेकिन सबकी संतुष्टि अलग अलग होगी। इसकी संतुष्टि सबसे ज्यादा होगी, इसकी उससे कम, इसकी उससे कम, इसकी उससे कम। जैसे मान लो ये 20,000 रुपए की संतुष्टि है, ये 18,000 की है, ये 15,000 की है और ये 10,000 रुपए की है। क्लियर हो गया? तो तटस्थता मानचित्र क्या होता है? जब कई वक्रों का समूह बना दिया जाता है लेकिन हर वक्र की संतुष्टि का स्तर अलग अलग होता है। दाईं ओर वाले ज्यादा संतुष्टि देते हैं, बाईं तरफ वाले कम संतुष्टि देते हैं। इसे तटस्थता मानचित्र कहते हैं। और तटस्थता वक्र को हम इंडिफरेंस कर्व कहते हैं इंग्लिश में, तो इसलिए उसे IC से दर्शाया जाता है। ठीक है, तो इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी।
एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूं, बैक टू बैक एग्जाम के अंदर लगता है। वो आपसे पूछता है कि तटस्थता वक्र की जो ये शेप है, इस शेप के ऊपर वो क्वेश्चन पूछता है, बहुत सारे शेप के ऊपर। अगर आपसे पूछा जाए कि जो तटस्थता वक्र होता है वो इस तरीके से बनता है, इस शेप का मैं हिंदी में नाम भूल गया हूं थोड़ा सा, आई थिंक इसे उन्नोदर या नतोदर कहते हैं। शेप आप लोग देख लेना कि इस शेप को क्या कहते हैं भाई, ठीक है। वैसे मैंने इस बुक के यहाँ पे थोड़ा सा अलग नाम लिख दिया, अंधिमान वक्र भीतर की ओर झुका हुआ, इसे कहते हैं भीतर की ओर झुका हुआ। ये होता है हमारा बाहर की ओर निकला हुआ, और ये होता है हमारी सीधी रेखा। तो हमेशा याद रखना तटस्थता वक्र भीतर की ओर झुका हुआ होता है। अब इसकी शेप थोड़ा बुक में से देख लेना, कहीं देख लेना, इसे उन्नोदर या नतोदर कहते हैं। मेरे को एग्जैक्ट नाम अभी पता नहीं है, मैं इस एग्जैक्ट नाम हिंदी में मेरे को इसका याद नहीं है अभी क्या है। कह रहा है जो तटस्थता वक्र होता है वो भीतर की ओर झुका होता है। क्या रीजन है भाई, अगर एग्जाम में पूछा जाए तो इसका रीजन होता है घटता हुआ एमआरएस। देखो 3 फिर 2 फिर 1, एक के लिए पहले 3 त्यागा, फिर एक के लिए फिर 2 त्यागा, फिर एक के लिए 1 त्यागा। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्योंकि जैसे जैसे हम एक्स वस्तु को ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वाई वस्तु, हमें उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन गिरती रहेगी, तो हम उसके मुकाबले में वाई वस्तु कम देने के लिए तैयार होंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो देखो एक्स पहले में हमने 3 यूनिट दे दिया 1 यूनिट के बदले, फिर एक्स की 1 यूनिट के बदले हमने सिर्फ 2 यूनिट दिया, फिर एक्स की 1 यूनिट के बदले हमने सिर्फ 1 यूनिट दिया। तो एमआरएस लगातार घटता है। कैसा होता है? घटता। इसीलिए इसकी शेप ऐसे बनती है। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि जो हमारा अंधिमान वक्र है वो अवतल कब बनता है, अवतल ऐसे कब बनता है, देखो ऐसे कभी बन नहीं सकता, लेकिन ऐसा तब पॉसिबल है जब हमारा एमआरएस यहां पर देखो घटने की जगह क्या होने लग जाए, बढ़ने लग जाए। पर यह पॉसिबल कंडीशन नहीं है। बात समझ में आई? तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि अवतल कब बनता है तो हम लिखेंगे जब एमआरएस बढ़ता है। लेकिन बेटा ये पॉसिबल सिचुएशन नहीं है, ये हो नहीं सकता ऐसा। इसी तरीके से एमआरएस सीधी रेखा कब होती है, सॉरी तटस्थता वक्र सीधी रेखा कब होती है? देखो वैसे तटस्थता वक्र सीधी रेखा हो नहीं सकती, लेकिन होगी अगर एमआरएस सेम रहेगा 1:1 1:1 1:1, यानी कि एक को प्राप्त करने के लिए दूसरी यूनिट को भी हम एक ही गवाए, ठीक है। मतलब x की एक वस्तु, y की एक वस्तु प्राप्त करी, x की एक गई, y की एक वस्तु, x की एक वस्तु प्राप्त करी, y की एक गई, x की एक वस्तु प्राप्त करी, y की एक गई, तब ऐसा बनेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ना तो ये वाली कंडीशन पॉसिबल होती है, सॉरी कहां गया, ये वाली, ना तो ये वाली कंडीशन पॉसिबल होती है ना ये वाली। तो इसलिए तटस्थता वक्र हमेशा इसी तरीके का बनता है। बात समझ में आई कि नहीं? इसकी शेप के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आता है, अंदर की तरफ कब झुका होता है, बाहर की तरफ कब होता है, सीधी रेखा कब होती है। सीधा पूछेगा कि भाई ये जो तटस्थता वक्र होता है, इसमें पूछा जा सकता है तटस्थता वक्र जो होता है इसका जो ढाल होता है ये किसके बराबर होता है, तो ये बोलेंगे एमआरएस के बराबर होता है। तो ये अंदर की तरफ कब होता है, जब एमआरएस घटता है। बाहर की तरफ कब होता है, जब एमआरएस ऐसा होता है। ये सीधी रेखा कब होगी, जब एमआरएस स्थिर रहता है, ठीक है। लेकिन हम लिख देंगे भाई ये दोनों पॉसिबल नहीं है, बनता हमेशा ऐसा ही है, बस वो पूछा गया तो हमने बताया है, ठीक है। अब आते हैं अंधिमान वक्र की मान्यताएं। अंधिमान वक्र यानी तटस्थता वक्र 2 वस्तुओं के ऊपर डिपेंड है, मैंने बोला। चयन में स्थिरता, अगर एक बार x और y को पसंद किया जाए तो भविष्य में भी वही पसंद रहेगा। हम मान लेते कि हम 2 ही वस्तु इस्तेमाल कर रहे हैं, सिर्फ x और y, और हम इसी को इस्तेमाल करते रहेंगे। क्रमिक उपयोग यानी कि हम लगातार उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद है असंतृप्ति, उपभोक्ता हमेशा अधिक संतुष्टि को पाने की कोशिश करता है, मतलब उपभोक्ता को जो बिंदु उसमें से पसंद आएगा वो उसको खरीदेगा। घटती प्रतिस्थापन दर, एमआरएस हमेशा घटता है तभी उसकी शेप इस तरीके से बनती है, ठीक है। तर्क संगत उपभोक्ता, उपभोक्ता हमेशा अपनी कुल संतुष्टि को बढ़ाने का प्रयास करता है, मतलब उसको जिस बिंदु में सबसे ज्यादा फायदा नजर आएगा वो वही करेगा। तो यार ये ना इसकी कुछ मान्यताएं, मतलब याद रख लेना, वैसे तो पूछा नहीं जाता लेकिन फिर भी हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, ठीक है। अब आ जाते हैं जो एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा पूछा जाता है, वो है हमारा तटस्थता वक्र के क्या क्या गुण होते हैं। गुण मतलब इसकी प्रॉपर्टीज बोल लो, विशेषताएं भी बोल सकते हो, इसे हम विशेषताएं बोल सकते हैं। संतोष वक्र भी कहते हैं इसको हम, तटस्थता वक्र को हम संतोष वक्र भी कहते हैं, ठीक है। इसे अंधिमान वक्र भी कहते हैं। तो कई सारे नाम है, इसके नाम याद रख लेना। अंधिमान वक्र नीचे की ओर ढलान वाला होता है। नीचे की ओर ढलान वाला मतलब इस तरीके से, मतलब एक वस्तु अगर बढ़ाओगे, देखो जैसे इधर जाएंगे तो ये y वाली वस्तु बढ़ेगी, और इधर जाओगे तो x वाली वस्तु बढ़ेगी। तो इसका रीजन तो ये हो गया।
अंदिमान वक्र हमेशा मूल बिंदु की ओर उत्तल यानी कि कॉन्वेक्स होता है, ठीक है, जैसे हमने बताया, मतलब वो हमेशा ऐसे बनता है, यानी अभी बताया था मैंने, ऐसे नहीं बन सकता, ऐसे नहीं बन सकता, लेकिन हमने ये पढ़ लिया कि ऐसा अगर बने तो कब बन सकता है, बोला हमेशा वैसे ऐसे ही बनेगा। इसका रीजन क्या होता है, लगातार गिरता हुआ एमआरएस, घटती हुई प्रतिस्थापन दर, पढ़ा चुका हूं ये वाला। दाईं ओर वक्र अधिक संतुष्टि देता है, ये भी मैंने आपको बताया कि अगर मैं एक साथ कई सारे तटस्था वक्र बना दूं तो ये दाईं ओर वाले ज्यादा संतुष्टि और ये बाईं ओर वाले कम संतुष्टि देंगे। अंधिमान वक्र कभी भी एक दूसरे को नहीं छू सकते। देखो ये जो अंधिमान वक्र है ये एक दूसरे को कभी छू नहीं सकते। मान लो ये जो IC1 है ये 10,000 रुपए का आता है, 10,000 के समूह है इस पे, और ये जो IC2 है तो ये 20,000 के हैं, तो क्या जिसकी इनकम 10,000 है वो 20,000 वाला सामान खरीद लेगा? और क्या जो 20,000 इनकम वाला है वो चाहेगा कि मैं 20,000 देके 10,000 की संतुष्टि प्राप्त करूं? तो इसलिए क्योंकि दोनों में संतुष्टि का स्तर अलग अलग है, इसलिए एक दूसरे को कभी काट नहीं सकते। तो ये बात ना यार सब बच्चों को ऑलमोस्ट पता होनी चाहिए। और एक बात और भी पता होनी चाहिए कि तटस्था वक्र ना तो एक्स अक्ष को काटता है ना तो वाई अक्ष को काटता है, ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, ठीक है। उपभोक्ता संतुलन अंधिमान वक्र की सहायता से, अगर ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम के अंदर पूछा जाता है तो पहले तो बता दूं कि ये अभी जो हमने बजट रेखा पढ़ा और जो हमने अंधिमान वक्र यानी कि तटस्था वक्र पढ़ा, वो दोनों ही टॉपिक हमने पढ़ा ही इसलिए था ताकि हम इस क्वेश्चन को पढ़ सके, ठीक है। अब हम उपभोक्ता संतुलन बजट रेखा और तटस्था वक्र की सहायता से बताने की कोशिश करेंगे। देखो जो हमारा क्या नाम है, हिग्स है, हिग्स की जो थ्योरी है वो ये कहती है कि देखो हमारी जो बजट रेखा है, मतलब हम बजट रेखा ये तय करती है कि हम कितना खरीद सकते हैं। हमारी बजट रेखा सबसे ऊंचे तटस्था वक्र को जहां पर कट करेगी, मान लो मेरी जो बजट रेखा है वो 5,000 की तटस्था वक्र को भी छूती है, 10,000 की तटस्था वक्र को भी छूती है। आप इस चीज को ऐसा समझो कि आप मार्केट में गए और आपके सामने 3 ऑप्शन है, आपके पास 10,000 रुपए हैं, एक 10,000 रुपए में जो कपड़े मिल रहे हैं वो आपको लग रहे हैं 5,000 के आएंगे, एक 10,000 में जो आपको कपड़े मिल रहे हैं वो 8,000 में आपको लग रहा है कि ये तो मैं किसी और मार्केट से 8,000 की भी ला सकता हूं, और एक जो 10,000 की शर्ट मिल रही है, एक जो 10,000 रुपए कपड़े मिल रहे हैं वो आपको लग रहा है कि यार ये 10,000 का, ये कहीं भी 10,000 से कम का नहीं मिलेगा। तो आप क्या करोगे? जो आपको 10,000 आप खर्च कर रहे हो तो क्या आप सोचोगे कि जो 5,000 का दूसरी मार्केट में मिल जाएगा वो मैं खरीद लूं? क्यों खरीदोगे भाई? आप 10,000 जब खर्च कर रहे हो तो आप वो 10,000 रुपए का सामान उठाओगे जो आपको लगेगा कि हर जगह 10,000 का ही मिलेगा या उससे ज्यादा का मिलेगा, भाई इससे कम का कहीं नहीं मिल सकता। तो बस इसी के ऊपर उसका पूरा कंसेप्ट है। वो बोलता है कि बजट रेखा, हमारी जो बजट रेखा है, जो हमारी आय है, जहां पर हमारे सबसे ऊंचे तटस्था वक्र को टच कर दे वही हमारे लिए क्या है, एक तरीके से उपभोक्ता संतुलन है। सरल शब्दों में मैंने आपको समझा दिया। अब एक बार इसको जरा थ्योरी में समझो। कहता है उपभोक्ता अपनी आय दो वस्तुओं की कीमतों के अनुसार अधिकतम संतुष्टि जहां प्राप्त करता है वही यहां पर उपभोक्ता संतुलन होता है। अब यहां पर किताबी रूप में ही देखो, अगर सिंपल आपको इसका वो समझना है, अगर सिंपल आपको समझना है कि उपभोक्ता कहां संतुलन में होगा, तो देखो मैंने वर्ड में यहां पर लिखा है, उपभोक्ता का संतुलन वह बिंदु है जहां बजट लाइन सबसे ऊंचे अंधिमान वक्र यानी तटस्था वक्र को छूता है। अगर आप इसको थोड़ा सा न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखना चाहते हो तो MRS यानी कि हमारी कीमत, बेटा ये जो PX अपॉन PY है ये हमारा एक तरीके से बजट होता है, मतलब ये हमारी बजट रेखा का अनुपात है। तो हमारे बजट रेखा का अनुपात ये MRS किसका होता है? तटस्था वक्र। हमारे तटस्था वक्र के बराबर होना चाहिए। बात समझ में आएगी? तो जहां पर MRS हमारे PX अपॉन PY के बराबर हो जाता है वहीं पे उपभोक्ता संतुलन में होता है। अगर MRS ज्यादा है, PX अपॉन PY कम है तो X ज्यादा खरीदा जाएगा यानी कि MRS घटेगा। अगर MRS PX अपॉन PY से कम है तो X कम और Y ज्यादा खरीदेगा जिससे MRS बढ़ेगा। तो ये दोनों सिचुएशन आप ना भी समझो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये दोनों कंडीशन आपको समझ में आनी चाहिए। ये दोनों कंडीशन आपको एग्जाम में लिखनी ही लिखनी है। और उसके बाद आपको एक डायग्राम बनाना है। देखो डायग्राम कितना प्यारा है, सिंपल सा डायग्राम है। हमने एक तो पहले हमने बनाया बजट लाइन, ये हमारी बजट लाइन हो गई। इस बजट लाइन को हमने कुछ नाम दिया A और B। हम 2 गुड्स इस्तेमाल कर रहे हैं, एक X गुड्स इस्तेमाल कर रहे हैं, एक हम Y गुड्स इस्तेमाल कर रहे हैं, दोनों लिख दिया। अब हमने 3 IC कर्व बनाए यानी 3 तटस्था वक्र। ये हो गया हमारा IC1 जहां पर हमारी जो संतुष्टि है वो सबसे कम है। एक हमने बनाया जी IC2, यहां पर हमारी संतुष्टि IC1 से ज्यादा होगी। और एक हमने जी बनाया IC3, यहां पर हमारी संतुष्टि सबसे अधिक है। देखो ये जो IC3 है ये तो हमारी औकात से बाहर है। क्यों? क्योंकि जो हमारी बजट रेखा है वो IC3 को दूर दूर तक कहीं पे टच नहीं कर रही, मतलब हमारी आय में IC3 को खरीदना पॉसिबल है ही नहीं।
बात समझ में आई कि नहीं आई? मतलब हमारी जो बजट रेखा है वो सिर्फ दो आईसी कर्व को काटती है, एक IC1 को और एक IC2 को। लेकिन भाई IC2 में तो ज्यादा संतुष्टि है, तो जब IC2 को भी वो काट रही है तो IC1 को उपभोक्ता खरीदेगा क्यों? बात सुनो, तुम्हारी आय में तुम्हें 8,000 का सामान भी मिल रहा है और 10,000 का भी मिल रहा है। मान लो ये 8,000 है और ये 10,000 का भी मिल रहा है, तो तुम क्या करोगे? 8,000 वाला खरीद लोगे 10,000 वाला? भाई तुम्हें जो लग रहा है कि ये 10,000 का, तो 10,000 वाला खरीदोगे, क्योंकि तुम अब 10,000 रुपए खर्च कर रहे हो। बात सुन भाई, तो यहां पर ये जो बजट रेखा है ये IC2 और IC1 दोनों को टच करता है। क्योंकि IC1 में कम संतुष्टि है, इसलिए उपभोक्ता IC2 को ही खरीदेगा, और IC2 सबसे ऊंचा वाला तटस्थता वक्र है जो बजट रेखा को टच कर रहा है ई बिंदु पर। इसका मतलब उपभोक्ता यहां पर खरीदारी करेगा, इतनी X वस्तु खरीदेगा और इतनी Y वस्तु खरीदेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर हो गया? तो इसी की यहां पर एक तरीके से एक डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों यहां पर हमारा जो ये चैप्टर है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। मैंने मार्शल की सारी थ्योरी आपको समझा दी, हिग्स की सारी थ्योरी समझा दी, और मैंने कोशिश करी है कि मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझा पाऊं। ठीक है, तो अगर आपने वीडियो पूरी देख ली है और अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक जरूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ, मेरे इंस्टाग्राम चैनल को भी आप फॉलो कर सकते हो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना। बस मेरे लिए आप इतना काम कर दो। ठीक है, तो मिलता हूं मैं आपसे अगली क्लास में।